नमस्कार। भूगोल विषय के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की मिट्टियां। तो आज हम मृदा की चर्चा करेंगे। आज हम सॉइल से संबंधित सारी चर्चा करेंगे और इसके अतिरिक्त हम कुछ अन्य बातों की भी, जैसे फॉरेस्ट हो गए, वन हो गए, इनकी भी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्राकृतिक संसाधन का एक महत्वपूर्ण भाग होती है मृदा। तो इसलिए मृदा का अध्ययन आवश्यक होता है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रेरक का काम करती है, एक महत्वपूर्ण तत्व का काम करती है। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या कि मृदा की हमें परिभाषा पता होनी चाहिए। मृदा होती क्या है? आप देखते हैं कि जमीन के ऊपरी स्तर जो होता है, अगर हम अपने स्थल मंडल देखें तो स्थल मंडल की सबसे ऊपरी परत में मृदा पाई जाती है। ये 3 स्तर होते हैं स्थल मंडल के, जिसमें होता है सबसे स्थल मंडली होता है, फिर इसके बाद मेंटल होता है, फिर इसके बाद में कोर होता है। तो सबसे ऊपरी भाग में मृदा पाई जाती है। हम जानते हैं इसके कई सारे संस्तर होते हैं, का, खा, गा, ABC, बहुत सारे संस्तर, इन पर बाद में बात करेंगे। तो मृदा की एक बेसिक परिभाषा हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। मृदा क्या है? तो मृदा सेल, मलबा और सेल की जो अपेक्षय होता है, सेल का अपर्दन होता है, अपक्षय होता है। तो इससे समय के साथ क्या होती है, छोटे छोटे भाग होते जाते हैं सेल के, और जब इनमें जैविक तत्व मिश्रित हो जाते हैं, जैविक तत्व जैसे क्या हो गए, जैसे सपोज कीजिए कोई कार्बनिक तत्व है, कोई पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब जाते हैं, कुछ पशु जब दब जाते हैं, पशु दब जाते हैं जमीन के अंदर, तो कुछ समय के बाद क्या होता है, ये सेल मृदा के साथ घुल मिल जाते हैं। ये सेल अपक्षय और जैविक तत्व घुल मिल जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे मृदा की परतें तैयार होती हैं। ये कई हजारों साल में होने वाली प्रक्रिया है, कोई जल्दी भी ये प्रक्रिया नहीं होती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो सेल अपक्षय और जैविक तत्वों के मिश्रण से मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा की बेसिक परिभाषा है। कहीं कहीं पर क्या होता है, सिर्फ सेल अपक्षय होता है, जैविक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता, ऐसे में मृदा तो बनती है, लेकिन वो अनउपजाऊ मृदा होती है, बहुत ज्यादा अनउपजाऊ। तो जैविक तत्वों का मिश्रण होना आवश्यक होता है, तभी जाके मृदा का निर्माण होता है। कई हजारों सालों में, कई लाखों सालों में मृदा की कुछ सेंटीमीटर चौड़ी परत का निर्माण हो पाता है। तो ये आप याद रखिएगा, मृदा की महत्वपूर्ण परिभाषा थी, कई सारे एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो आपको याद होनी चाहिए। तो मृदा के कुछ वर्गीकरण पे भी बात करेंगे, क्योंकि मृदा कई प्रकार की पाई जाती है हमारे देश में। तो आप देखेंगे कि मृदा का वर्गीकरण आजकल कई आधारों पर होता है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और भी बहुत सारी, लेकिन ये हमेशा से नहीं होता था ऐसा। प्राचीन काल में मृदा को सिर्फ 2 भागों में बांटा जाता था, या तो उपजाऊ मृदा होती थी या अनुपजाऊ मृदा होती थी, यानी उपजाऊ और अनुपजाऊ भूमि के रूप में बांटा जाता था। इसके बाद 16वीं सदी में जब प्रबोधन का काल आया, तो इसमें मृदा का वर्गीकरण कुछ और दशाओं के आधार पर होने लगा, जैसे कि उनका गठन, रंग, भूमि की ढाल कैसी है भूमि की, इसमें नमी कैसी है, इन सब आधारों पर इसका गठन होने इन सब आधारों पर इसका वर्गीकरण होने लगा। इसके अलावा कुछ और वर्गीकरण होने लगे, बलुई मृदा, इसमें पार्श्व मृदा, इस तरीके से कुछ और भी वर्गीकरण आगे आगे चल के। फिर इसी के साथ आप देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब हमें स्वतंत्रता मिल गई, तो इसके बाद मृदा के वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए, और इसी क्रम में 1956 में भारत का मृदा सर्वेक्षण विभाग की शुरुआत की गई। भारत में मृदा सर्वेक्षण विभाग की शुरुआत की गई, विभाग 1956 में। इसने मृदा के काफी व्यापक अध्ययन किया। इसने दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मृदा के व्यापक अध्ययन भी किए। और इसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको ICAR कहा जाता है, जब हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे तब ICAR के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो इसके तत्वाधान में, इसके दिल्ली में ही मुख्य कार्यालय है, इसके तत्वाधान में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो की स्थापना की गई। मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो की स्थापना की। इसने बहुत सारे अध्ययन किए, और इसके अंतर्गत मृदाओं को कई सारे भागों में भी बांटा गया, जिसमें से कुछ भाग इस तरीके से हैं, इंसेप्टी सोल से मृदा बोलते हैं, एंटी सोल से और एल्फी सोल से। तो आपके लिए ये इतना काम का नहीं है, ये सब जो कृषि से
स्नातक करते हैं और बीटेक करते हैं उनके लिए काम का होता है। हमारे लिए काम का क्या है? मानविकी विषय में हम इस आधार पर वर्गीकरण नहीं देखेंगे, हम वर्गीकरण देखेंगे उत्पत्ति, रंग, संयोजन, अवस्थिति के आधार पर। जैसे भारत में कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इस आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। और अगर इसी आधार की हम बात करें तो भारत में कुछ मिट्टियां पाई जाती हैं जिसमें जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ एक प्रमुख मिट्टी है। जलोढ़ के अलावा दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी, काली मृदा। तीसरी है लाल एवं पीली मृदा, लाल पीली मिट्टी। चौथी हो जाएगी लैटेराइट। पांचवी हो जाएगी शुष्क मृदा। और छठी हो जाएगी लवण मृदाएं, या फिर लवण मृदाएं का मतलब जो लवणीय मृदाएं हो जाती हैं। और इसमें पीटमय मृदाएं भी हो जाएंगी, पीटमय। और फिर हो जाएंगी वन मृदा भी है, किसका वर्गीकरण होता है। खैर हम इतना ही देखेंगे, जलोढ़, काली, लाल पीली, लैटेराइट और शुष्क मिट्टी। तो ये भारत में बेसिकली मिट्टियां हैं जो भारत के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं। अगर हम मैप की बात करें तो आप देखेंगे, आइए थोड़ा सा मैप देख लेते हैं इसका, ताकि हमको बेहतर समझ हो जाए, हम समझ पाए कि आखिर भारत में मृदाएं किस तरीके से पाई जाती हैं। तो ये भारत का हमने एक रॉ मैप बनाया हुआ है। तो ये हमने भारत का मैप बनाया हुआ है, रफ मैप। अब इसमें हम देखेंगे कि भारत में आखिर कौन सी मृदाएं किस तरीके से पाई जाती हैं। इसमें एक वन मृदा भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। अभी हम एक एक पर सब पे बात करेंगे। तो आप देखेंगे, सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ आपको वन मृदा देखने को मिलेगी। कौन सी? वन मृदा देखने मिलेगी, या सातवां प्रकार देखने को मिलेगा। इसके बाद जब आप गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान पे आएंगे तो यहाँ पे आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी। जलोढ़, ये पूरा क्षेत्र, आप वैसे भी हम पहले ही बात कर चुके, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए निक्षेपों से बनाया गया क्षेत्र है ये। यहाँ पे बीच में बांग्लादेश को अलग कर देते हैं हम, ताकि हमें आसानी हो जाए। तो इसके बाद में देखेंगे पूरा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा जो आपका जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। तो ये नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है मृदा। पहले हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, तो अब बात नहीं करेंगे। इसके अलावा आपकी शुष्क मृदा की बात करें तो आप देखेंगे रेगिस्तान क्षेत्र में देखेंगे राजस्थान के, तो यहाँ पे शुष्क मृदा आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे 20 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। तो उस क्षेत्र में शुष्क मृदा का निर्माण होता है। इसके बाद में आप ये पूरा क्षेत्र देखेंगे, दक्कन का, प्रायद्वीपीय भारत का दक्कन का पठार के आसपास का क्षेत्र। तो ये पूरा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा काली मृदा से। ये काली मृदा का क्षेत्र है, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं पर जो पश्चिमी घाट में यहाँ पे लाल पीली मृदा देखने को मिलेगी, बाकी नहीं तो ये काली मृदा का पूरा क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र देखेंगे आप तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे पाई जाएगी लाल एवं पीली मृदा, लाल पीली मृदा। तो ये मृदा का बेसिक याद रखिएगा कि कौन सी मृदा कहाँ पे पाई जाती है। इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी भारत में मृदाओं के आधार पे बाद में कृषिगत उत्पाद समझने में। जब मैं बात करूंगा काली मृदा यहाँ पे पाई जाती है, तब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि मध्य प्रदेश में कपास की भी खेती होती है, मालवा में, निमाड़ में कपास की खेती होती है। तो हम इन सब जब चीजों पे बात करेंगे ना, तो ये मृदा आपका अध्ययन आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगा, क्योंकि यहीं से मृदा के माध्यम से आप जान पाएंगे कि यहाँ पे उद्योग क्या होंगे, और इसी से आप जान पाएंगे यहाँ कृषिगत उत्पाद क्या होंगे, और इसी आधार पर आप जान पाएंगे यहाँ पे जो रोजगार और अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन है वो क्या है, क्योंकि मृदा ही ये सब डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये लाल पीली मृदा हो जाएगी। ये लाल पीली मृदा आपको कई सारे भागों में देखने को मिलेगी। यहाँ पे कहीं कहीं पर शुष्क मृदा भी देखने को मिलती है, जो ये वही क्षेत्र है जहाँ पे उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती थी। दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे शुष्क मृदा भी आपको देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त कुछ कुछ भागों में भारत के आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में तो यहाँ पे आपको लैटेराइट मृदा भी देखने को मिलेगी, लैटेराइट। तो बात करेंगे हम एक एक मृदा के बारे में अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये आपका बेसिक मृदा का है, इस वर्गीकरण को जरूर याद रखिएगा। तो देख लेते हैं कि आखिर कौन सी मृदा कितने मात्रा में पाई जाती है। तो भारत में जलोढ़ मृदा 33% भाग में पाई जाती है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 11 लाख किलोमीटर स्क्वायर पे आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है भारत में, ठीक है।
दूसरी मृदा है काली मृदा। तो काली मृदा पाई जाती है भारत में 16.6%, 16.6% भाग में पाई जाती है। ये 5.46 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल में पाई जाती है। ये डेटा कहाँ से आया है? तो डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का डेटा है, ठीक है। तो इसलिए ऑथेंटिक डेटा है, आप लोग याद रखेंगे इस डेटा को। 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पाई जाती है काली मृदा। इसके अतिरिक्त लाल पीली मृदा देख लेते हैं, तो ये 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में पाई जाती है लाल पीली मृदा। लेटेराइट मृदा की अगर हम बात करें तो 1.80 लाख किलोमीटर स्क्वायर में पाई जाती है आपकी लेटेराइट मृदा। इसके अलावा शुष्क पीठमय वन मृदा भी कुछ कुछ भागों में पाई जाती है। इसको डेटा इसका कोई आपकी आवश्यकता नहीं है इस डेटा की, ठीक है। तो इस डेटा को हम नहीं रखेंगे। बाकी जो महत्वपूर्ण डेटा है ये आप थोड़ा थोड़ा सा इसका आइडिया रखिएगा, इससे आपको आसानी हो जाएगी चीजों को समझने में। तो सबसे ज्यादा हम देखें तो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र हमारे यहाँ पे पाया जाता है। तो आइए कुछ और बात करते हैं। तो भारत में ये मुख्य मृदाएं हैं, इनसे संबंधित सारी चीजें याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त एक और विभाजन होता है भारत में मृदा का, ये है अम्लीय और क्षारीय मृदा। अम्लीय और क्षारीय मृदा क्या होता है? अम्लीय मृदा क्षारीय मृदा जो बेसिक मिट्टी होती है, ऐसा माना जाता है कि मिट्टी का सामान्य फसलें उगाने के लिए मिट्टी का जो पीएच मान होना चाहिए। पीएच मान क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। पीएच मान होता है, एक स्केल होती है, ये अम्लीय और क्षारीय के बीच में। अम्लीय यानी बहुत ज्यादा खट्टे पदार्थ और क्षारीय यानी बहुत ज्यादा कड़वे पदार्थ। अम्लीय जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आपने नाम सुना होगा, हमारे पेट में पाया जाता है। एक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, पेट मतलब आमाशय में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इस तरह के अम्ल होते हैं, ये 0 से शुरू होती है और ये 14 तक लिस्ट जाती है पीएच मान की। तो इसमें से जो 6-7 होता है इसको उदासीन बोला जाता है, ना ये कड़वा होता है ना ये खट्टा होता है। इसको पानी को इसमें माना जाता है, पानी का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। तो मिट्टियों से संबंधित भी ये माना जाता है कि 6 से 7 के बीच में जो मिट्टियां हैं ये आदर्श मिट्टियां होनी चाहिए। इससे क्या है, सामान्य फसलें उगती हैं। लेकिन जब 7 से 6 से कम चला जाए मिट्टी का अम्लीय मान, जो मिट्टी का सर्वेक्षण होता है, तो उसको बोलते हैं अम्लीय मिट्टी। और 7 से अधिक चला जाए तो उसको बोलते हैं क्षारीय मिट्टी। इससे क्या परेशानी होती है? अम्लीय मिट्टी या तेजाबी मिट्टी से बहुत सारी फसलें नहीं उग पाती हैं, जिससे जो मिट्टी की उर्वरता के कारण फसलों पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये आप एक और ये जो वर्गीकरण था ये इसके बारे में भी हमने बात की, ठीक है। तो और इसके अतिरिक्त और क्या होता है, अगर अत्यधिक वर्षा होती है तो इससे मिट्टी का अपक्षय भी होता है। इससे भी कई बार मिट्टी की जो बेसिक वैल्यू है इससे भी फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। तो ये सब आप चीजें जरूर याद रखिएगा। इसके लिए कुछ मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और के लिए कुछ उपाय भी होते हैं, जिसमें से लीचिंग प्रोसेस होता है, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, और भी कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। जब इसमें इसके अलावा एक और मिट्टी है लवणीय मृदा, जो हम यहाँ पे देख रहे थे। मतलब जब नमकीन मृदा, जो ज्यादा नमक हो जाए मृदा में, तो इसको लवणीय मृदा भी एक मिट्टी का एक प्रकार होता है। इस लवणीय मृदा में क्या होता है, इसमें यहाँ पे लवणीय प्रभाव वाली मृदा सबसे ज्यादा पाई कहाँ जाती है? गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। गुजरात में पाई जाती है सबसे ज्यादा लवणीय प्रभाव वाली मृदा। इसमें क्या होता है, सोडियम एवं मैग्नीशियम, सोडियम एवं मैग्नीशियम की जब अधिकता हो जाती है मृदा में, तो इसको लवणीय मृदा कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में मृदा से संबंधित। ये भी भारत में मृदा से संबंधित बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण भारत की मृदा का एक बहुत बड़ा भाग प्रभावित होता है, ठीक है। तो लवणीय मृदा से संबंधित भी हम सारी बातें ध्यान रखेंगे। और एक और आप फैक्ट देख लीजिए, हमने अम्लीय क्षारीय की बात की थी। सबसे ज्यादा क्षारीय मृदा भी कहाँ भारत में पाई जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ये डेटा जरूर याद रखिएगा आप। लवणीय मृदा गुजरात में, लवणीय मृदा मतलब जिसमें नमक तत्व की ज्यादा अधिकता हो जाती है, सोडियम मैग्नीशियम की अधिकता हो जाती है। और क्षारीय मृदा जहाँ पे पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है, उसको क्षारीय मृदा हम बोलते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में इसका सर्वाधिक भाग पाया जाता है, ठीक है।
जो क्षारीय मृदा है। तो ये सब याद रखिएगा लवणीय मृदा में, क्योंकि जो वाष्पीकरण हो जाता है जल का, उसके बाद नमक बच जाता है, तो इससे इसमें खनिजों की अधिकता होने से लवणीय हो जाती है मृदा, सेलाइन बिल्डिंग उसमें हो जाती है। तो चलिए आइए कुछ आगे बात करते हैं। हमने मृदाओं का देख लिया कि किस तरीके से मृदा का मुख्य विभाजन है भारत में। इसके अतिरिक्त तो आइए मृदा से संबंधित एक और टॉपिक पर बात करते हैं, और इस टॉपिक का नाम है मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन क्या होता है? तो मृदा की जो संस्तर की स्थलमंडल की ऊपरी परत है, जिसको मृदा बोलते हैं, इसके आवरण का विनाश ही मृदा अपरदन कहलाता है। यानी ये परत का अगर विनाश होता है किस तरीके से, तो इसका मृदा अपरदन कहा जाता है। विनाश कैसे होता है? तो आप एज्यूम कीजिए कि जैसे मृदा है, अगर इस पे बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, जल बह रहा है, इसके अलावा कुछ अन्य तत्व भी हो रहे हैं जिनके आधार पर मृदा समाप्त हो रही है किसी परत से, किसी जगह से, तो इसको मृदा अपरदन कहा जाता है। तो इसको अपरदन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कोई पर्वतीय प्रदेश है, अगर यहाँ पे पहले बहुत सारे वृक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब वृक्ष नहीं है। वृक्षों की जड़ें क्या है, मृदा को जकड़ के रखती थी। अब यहाँ पे वृक्ष नहीं है, तो पानी आया तो मृदा को अपने साथ लेके, ये मृदा तो अपने आप में समुद्र में चली जाएगी ना आखिरकार, या तो डेल्टा के रूप में समाहित हो जाएगी या समुद्र में चली जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ से मृदा का ह्रास हो गया, तो इसको मृदा अपरदन के रूप में देखा जाता है, मृदा अपरदन कहा जाता है। तो इसके लिए कई सारे कारक जिम्मेदार होते हैं। मानवीय कारक भी होते हैं, प्राकृतिक कारक भी होते हैं, लेकिन अभी वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो मानवीय कारक ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत तेजी से वनों का ह्रास हुआ है। तो ये अपरदन है, तो इसमें मुख्य रूप से जल अपरदन को देखा जाता है मृदा में, क्योंकि सबसे ज्यादा जल के कारण अपरदन होता है मृदा का। इसके अलावा वायु वगैरह भी जैसे कारक उत्तरदायी हैं, लेकिन जल अपरदन ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से आप देखेंगे परत अपरदन और दूसरा हो जाएगा अवनालिका अपरदन। ये दो प्रकार के अपरदन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अवनालिका अपरदन की हमने बात की थी जब हम नदियां पढ़ रहे थे। इसमें हमने कहा था कि चंबल नदी है सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी है। इसको गुली इरोजन कहा जाता है, गली इरोजन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अपरदन करने वाली नदी है। आप देखेंगे यहाँ पे बड़े बड़े खड्डे भी बने हुए हैं, जो आप भिंड मुरैना के आसपास का जो क्षेत्र देखेंगे, मध्य भारत का पठार देखेंगे आप, तो वहां पे चंबल नदी के कारण। इसके अलावा परत अपरदन क्या होता है, धीरे धीरे परत का कटाव ही परत अपरदन कहलाता है। जो समतल भूमियां होती है, मूसलाधार वर्षा हो जाती है, इसके बाद में मृदा का हटना आसानी से दिखाई देने लगे, तो इसको परत अपरदन कहा जाता है, ठीक है। एक और शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मृदा अवकर्षण। क्या होता है मृदा अवकर्षण? तो इसे जब मृदा की उर्वरता का ह्रास हो जाए, ह्रास होने लगता है, तो इसको मृदा की अवकर्षण के रूप में माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मृदा का जो पोषण स्तर होता है, पोषण स्तर ये बहुत ज्यादा गिर जाता है। और ये होता क्यों है? अपरदन और जो मृदा का दुरुपयोग होता है जिस तरीके से, उसमें मतलब जो बहुत सारा प्रदूषण उसमें शामिल हो जाता है, प्रदूषित तत्व शामिल हो जाते हैं, इस तरीके से मृदा का फिर इसमें जो उर्वरता होती है इसका ह्रास हो जाता है। तो इस तरीके से मृदा अवकर्षण इसे कहा जाता है, ठीक है। मृदा संरक्षण की कुछ बात कर लेते हैं। आखिर मृदा संरक्षण भी एक आजकल मुख्य चर्चा का विषय है, मृदा संरक्षण। तो मृदा अपरदन और मृदा क्षय जो मानव के द्वारा किया जाता है, और तो इसे अगर रोका जाए, मृदा का अपरदन और मृदा का जो क्षय है, अगर इसे रोक दिया जाए, या फिर मानव के जो कारण शामिल हैं उन तत्वों को कंट्रोल कर लिया जाए, नियंत्रित कर लिया जाए, तो इसको मृदा का संरक्षण बोला जाएगा। अब इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। अभी हमने कुछ समय पहले बात की थी, मृदा का जो इसमें अम्लीयता है, इसकी क्षारीयता है, इसको समाप्त करने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं मानव के द्वारा। इसके अलावा जो अपरदन है, इसके लिए वृक्षारोपण किया जा रहा है, और भी कुछ सीढ़ीदार खेती की जा रही है। जैसे आप देखते हैं झूम कृषि पे लगातार लगाम लग रही है। झूम कृषि क्या होती है?
झूम कृषि एक शब्द है जिसमें क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। एक कोई जगह होती है तो क्या करती है, कुछ जनजातियां होती हैं, बेसिकली जनजातियां ही ये खेती करती हैं, जिसमें से यहाँ पे जंगल अगर हैं बहुत सारे, तो जनजातियां क्या करती हैं, जंगलों को साफ करती हैं, इस पर खेती करती हैं, 1-2 साल खेती करती हैं, इसके बाद में जो जनजाति है वो कहीं और शिफ्ट हो जाती है। जैसे अभी मेघालय में है जनजाति, फिर असम में शिफ्ट हो गई, तो असम में फिर से वहां पे जाके जंगल साफ करके खेती करेगी, तो इसको कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कृषि। तो इसको सरकार रोकने का लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि इससे क्या है, जंगलों की ज्यादा सफाई हो रही है। जब ये सब चीजें प्राचीन काल में होती तब तो अच्छी बातें होती थी, क्योंकि खेती के लिए ज्यादा जगह की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान दृष्टिकोण से ये सही नहीं माना जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। इस तरीके से आप देखेंगे लगातार कुछ प्रयास की जा रही है, झूम कृषि पे पाबंदी लगाई जा रही है, झूम कृषि पे। इसके अलावा सीढ़ीदार खेतों का निर्माण किया जा रहा है। सीढ़ीदार खेतों से क्या होता है, जो मृदा का अपरदन बहुत ज्यादा कम होता है, एक समय के बाद मिट्टी का जो क्षय होता है, ह्रास होता है, ये बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें काफी महत्वपूर्ण हैं। तो आप देखेंगे लगातार मृदा संरक्षण पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और सामान्य दृष्टिकोण से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जो भारत के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो आइए अब बात करते हैं एक अन्य टॉपिक पर। तो हमारे अब टॉपिक का नाम है वाटर रिसोर्सेज, यानी जल संसाधन। तो हम इसे कृषि की दृष्टि से पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को, कि आखिर भारत में जो कृषि के लिए है और जल संसाधन का महत्वपूर्ण तरीका क्या है, जरिया क्या है। क्योंकि एग्रीकल्चर रिसोर्सेज की हम बात कर रहे थे, कृषि संसाधन की, तो अब हम इसमें जल संसाधन पढ़ेंगे। हमने मिट्टियों को पढ़ लिया है, मृदा को पढ़ लिया है हमने, अब हम आइए जल की बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, आप जानते हैं कि भारत की जो स्थिति है ये उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है। अक्षांशों के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे 23.1/2 अक्षांश कर्क रेखा के बाद जो भारत का उत्तरी हिस्सा होता है ये उपोष्ण कटिबंध में आता है या शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे उच्च तापीय मंडल पाए जाते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि यहाँ पे जल की आवश्यकता ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे देश में जो कृषि के लिए जो जल का सबसे प्रमुख स्रोत है ये है मानसून। तो मानसून के अतिरिक्त भी यहाँ पे जल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि चूंकि ये क्षेत्र गर्म है तो यहाँ पे फसलों को अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। तो इन जल के साधनों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन अपनाए जाते हैं, जिसमें से आप देखेंगे बांध, बड़ी बड़ी बांध बनाए गए हैं, नहरें, इसके अलावा नलकूप भी मुख्य साधन है भारत में, नलकूप, इसके अलावा कुएं हो जाएंगे, और इसके अलावा कुछ तालाब भी है। आप देखेंगे बांध में ही तो नदी जल परियोजनाएं भी शामिल हो जाती हैं, नदी जोड़ो परियोजनाएं, नदी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जिसको बोला जाता है, नदी जोड़ो परियोजनाएं भी शामिल है। तो इस तरीके से भारत में बहुत सारे साधन अपनाए जाते हैं जिनके माध्यम से कृषि की सिंचाई की व्यवस्था किया जा सके तथा पीने योग्य पानी की व्यवस्था की जा सके। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे इसमें कुछ और भी तत्व आ जाएंगे। जमीन से पानी आप देखेंगे ट्यूबवेल होता है, बोरवेल होता है, तो इसके माध्यम से भी जमीन से पानी निकालना भी भारत में एक बहुत ही प्रचलित माध्यम है। हाल फिलहाल तो कुछ अच्छी चीजें भी हो गई हैं, जिसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश की देखेंगे राम बलराम योजना। इसमें क्या होता है बलराम योजना में, तो खेत में तालाब बना दिया जाता है, खेत में कुछ स्क्वायर फीट का तालाब बना दिया जाता है। इस तालाब में पानी भर जाता है बरसात में, और जब ये पानी हम फिर बाद में जो किसान होते हैं इसको गर्मियों में उपयोग कर लेते हैं कई सारी फसलों को उगाने में, तो ये पानी का उपयोग बाद में कर लेते हैं किसान। तो इस तरीके की अब कुछ नवाचार भी किए जा रहे हैं किसानी में, खेती में। तो ये भारत के लिए यहाँ पे निश्चित ही बहुत अच्छी पहल है। चलिए तो अब हम इन मुद्दों पर बात कर लेते हैं वाटर रिसोर्सेज के बारे में कि आखिर भारत में कैसा क्या है इसका। तो भारत में सिंचाई के विभिन्न साधन हैं, लेकिन अगर देखा जाए एक आंकड़े के हिसाब से 2018 का आंकड़ा है लगभग, तो आपके लिए बस नॉलेज के लिए जरूरी है, बाकी ऐसे आपसे पूछेगा नहीं कि कितने परसेंट कितने परसेंट आपसे नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा किससे भारत में सिंचाई ज्यादा होती है।
तो भारत में जो नए आंकड़े हैं, 2018 में आंकड़े आए थे लेकिन ये 14-15 के आंकड़े हैं, तो इसके आधार पर सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूप है। नलकूप है। इसका शुद्ध सिंचित क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 46.2% का योगदान है, यानी नलकूप ही भारत में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर नलकूप और कुएं को जोड़ दिया जाए, नलकूप जैसा कि आप जानते हैं भारत में कुएं भी एक मुख्य साधन है, तो नलकूप और कुएं को जोड़ दिया जाए तब ये आपका 62% पहुंच जाएगा। 62.82% के आसपास शुद्ध सिंचित क्षेत्र नलकूप और कुएं के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा नहर भी एक प्रमुख साधन है। हमने बात की थी इंदिरा गांधी नहर की जब हम राजस्थान की बात कर रहे थे। तो नहर भारत में पूरे भारत में पाई जाती हैं और इनका बिछाया ही इन्हें इसलिए गया है ताकि इनको बनाया ही इसलिए गया है ताकि खेती किसानी में खेती में आसानी हो सके, कृषि को बढ़ावा मिल सके। तो हम देखेंगे कि नहरों के द्वारा जो सिंचाई की है तो ये लगभग 23% होती है। 23% भूमि जो है इन नहरों के द्वारा सिंचित होती है। तो आप देखेंगे जो नहरें हैं इनका दूसरा स्थान है, नलकूप और कुएं प्रथम नंबर पर, नहरें दूसरे नंबर पे आ जाएंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप देखेंगे फिर अन्य साधनों में 11% योगदान होगा, जिसमें आपके बहुत सारे साधन हो जाएंगे, जिसमें हम देखेंगे लोग नदियों से पानी लेते हैं और तालाबों से लेते हैं पानी, खेत में तालाब योजना, इन सब माध्यमों से 11% के आसपास लोग सिंचाई कर पाते हैं। तो एक बहुत छोटा सा ये डेटा था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगर सिंचित क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र कहाँ पे है? यूपी में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है। इसके बाद में मध्य प्रदेश आ जाएगा, इसके बाद में राजस्थान आ जाएगा। तो राजस्थान का तीसरा स्थान है। ये 2015-16 के आंकड़े हैं जो सिंचाई से संबंधित है कि सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है। ये उत्तर प्रदेश में होती है। ये 2015-16 के आंकड़े हैं। मैं आपको डेट इसलिए बता रहा हूँ 15-16 के आंकड़े, ताकि कोई नया डेटा आए तो आप उस नए डेटा को ट्रैक कर पाएं। जैसे हमने बताया था ये 2014-15 का डेटा है, क्योंकि किसी का जो डेटा है, आंकड़े हैं, ये हमेशा देरी से आते हैं। तो इसलिए आपको कोई नया डेटा दिखे तो आप उसको ट्रैक कर पाएं, इसलिए आपको ईयर के हिसाब से बताया जा रहा है कि 15-16 के आंकड़े हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे भारतीय सिंचाई परियोजनाओं को भी 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिसमें हो जाएगा, पहला हो जाएगा लघु सिंचाई परियोजनाएं। लघु सिंचाई परियोजनाएं, इसमें आप देखेंगे तो 2000 हेक्टेयर से कम के क्षेत्र की सिंचाई होती है इसमें। ठीक है, जैसा कि हम जानते भी, हम पहले बात कर चुके थे कि भारत में जो है सीमांत खेत ज्यादा है, तो इनकी 86% के आसपास मात्रा है सीमांत लघु खेतों की। तो सिंचाई को थोड़ा सा इसलिए मुश्किल भी हो जाता है कई बार सिंचाई, क्योंकि सिंचाई परियोजना में आपको ऐड होने के लिए तो समस्या हो जाती है। अगर आपके पास बहुत छोटा सा खेत है, कुछ ही हेक्टेयर का या कुछ ही एकड़ का है, तो ऐसे में समस्याएं कुछ होती है भारत के साथ। तो भारत में लघु सिंचाई जो है ये 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई इसमें होती है। तो ये याद रखिएगा। दूसरा होता है मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। इसमें हो जाएगा 2000 से लेके 10,000 हेक्टेयर तक की खेतों की सिंचाई होती है। और तीसरा हो जाएगा बृहद सिंचाई क्षेत्र। बृहद, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 10,000 हेक्टेयर से जो अधिक के क्षेत्र हैं, खेत हैं, इनकी सिंचाई होती है। यानी 10,000 हेक्टेयर से अधिक की जमीन है, उसकी सिंचाई करनी है, तो इसको बृहद सिंचाई परियोजनाओं में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं की जो देश में संख्या है, ये लगभग 38% आवश्यकताएं पूरी करती हैं, सिंचाई की आवश्यकताएं पूरी करती हैं। ठीक है, बृहद जो सिंचाई परियोजनाएं हैं। और जबकि ये जो छोटी सिंचाई परियोजनाएं थी, जिसमें मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं, जो लघु सिंचाई परियोजना, ये 62% के आसपास जरूरतों को पूरा करती हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक बात थी जो आपको जल संसाधन में कृषि से संबंधित पता होनी चाहिए थी। इसके अलावा अगर हम देखें कि पुरानी सिंचाई व्यवस्थाओं की बात करें, तो देश की इतिहास की बात कर लें, तो हम देखेंगे कि सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्थाओं में गंगे नहर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1927 में इसका बीकानेर के तात्कालीन महाराजा जो उस समय के हुआ करते थे, गंगे सिंह ने बीकानेर
तो उन्होंने इस सिंचाई परियोजना का निर्माण करवाया था। इसी तरीके से आप देखेंगे तो ऐसी कुछ सिंचाई परियोजनाएं आपको देखने को मिलेंगी मध्य प्रदेश में, जो सिंधिया शासकों के द्वारा शुरू की गई थी। तो ऐसी कुछ सिंचाई परियोजना, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में कि सबसे पुरानी नहर सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो भारत में कुछ नदी घाटी परियोजनाएं महत्वपूर्ण है, जिसमें से नर्मदा घाटी नदी घाटी परियोजना महत्वपूर्ण हो जाएगी, नदी घाटी, सतलुज नदी घाटी परियोजना हो जाएगी, कावेरी नदी घाटी परियोजना हो जाएगी। तो ये कुछ नदी परियोजनाएं, चंबल नदी घाटी परियोजना हो जाएंगी। इन नदी परियोजना का कार्य क्या है? इनका कार्य है कि कृषि के लिए जल प्राप्त करवाना, सिंचाई के लिए जल प्राप्त करवाना, विद्युत उत्पादन करना और साथ में पेयजल की व्यवस्था करना। तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं भी हैं जो भारत में ये आर्थिकी और यहाँ पे भूगोल के अध्ययन में शामिल की जाती हैं। ठीक है, तो आइए इसकी हमें आगे हम और बात करेंगे। अभी वो बात करते हैं हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज की, यानी वन संसाधन की। तो भारत में आप जानते हैं कि बृहद वन संसाधन भी पाए जाते हैं। अगर हम वन रिपोर्ट की बात करें 2021 की, तो हम देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे 77,000 वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं। कुछ और डेटा है, लेकिन आपको याद करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाना है, हमें डेटा याद नहीं करना है। तो 77,000 किलोमीटर में वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, राज्य के क्षेत्रफल की, तो इसके हिसाब से सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। जबकि वैसे बात की जाए अगर, तो मध्य प्रदेश में वैसे बात की जाए परसेंटेज की दृष्टि से वन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते, तब मिजोरम में पाए जाते हैं। तब मिजोरम में इसका सही आंसर होगा। जैसे अब सपोज करिए इतना बड़ा राज्य था, ये छोटा सा राज्य है, इस छोटे से राज्य के 94% में वन पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसी बात है। ठीक है, ये क्षेत्रफल के आधार पे था और ये परसेंटेज के आधार पे सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। तो हमारे देश में वनों के प्रकार कौन कौन से, कैसे कौन कौन से वन पाए जाते हैं? तो हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे जहाँ 250 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। इसी तरह आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कांटेदार वन, पर्वतीय वन, और इसमें आप देखेंगे कुछ अनुवन भी पाए जाते हैं। तो भारत में ये कुछ वनों के प्रकार हैं जो आपको पता होने चाहिए थे। ठीक है, कांटेदार, इनका अपना ही महत्व है वनों का, क्योंकि हम देखते हैं वन जलवायु को तो सपोर्ट करते ही हैं, इसके अलावा मनुष्य के आर्थिक इकोनॉमिक्स को भी सपोर्ट करते हैं और पर्यावरण में तो महत्वपूर्ण योगदान देते ही हैं, मृदा संरक्षण में योगदान देते हैं, और कुल मिला के बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस दुनिया में जीवन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, आप जानते भी होंगे कि जो अमेजन के वन हैं, इनको पृथ्वी के फेफड़ों की संज्ञा दी जाती है। तो इसका एक काम क्या है? प्राणवायु जो होती है हमारी ऑक्सीजन, इसके लिए भी वन महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, प्राणवायु को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं, O2। तो हमने अपने इस लेक्चर में हमने मिट्टियों की बात की, इसके अलावा हमने जल संसाधन की बात की, और हमने जो वन संसाधन है इनकी भी बात की। इसके अतिरिक्त अगले लेक्चर में मिलते हैं, कुछ अन्य टॉपिक पर बात करेंगे। इस टॉपिक को यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नमस्कार।